हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सीईटी का एग्जाम 5 और 6 नवंबर को कंडक्ट होना है। बहुत ही कम समय बचा है इस एग्जाम को। देखिए, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहेगा। जैसे कि मैंने कहा था, क्विक रिविजन के साथ कंप्लीट हिंदी व्याकरण कराने वाली हूँ, जिससे आपका एक भी नंबर इस वीडियो से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सभी टॉपिक करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। पीडीएफ फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाई थी, जिससे क्या है बहुत समय लगता है, इसलिए मैं जो मेरे नोट्स से मेरे लिए जितने मोस्ट हेल्पफुल रहे हैं, आपके लिए भी इतने ही हेल्पफुल रहेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इस नोट से अपनी हिंदी व्याकरण कंप्लीट करते हैं तो आप हिंदी व्याकरण को कभी नहीं भूलोगे। ट्रिक के साथ समझने वाले हैं एक एक टॉपिक को, टॉपिक वाइज चलेंगे। कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम दे लेना जहां पे हिंदी व्याकरण पूछी जाए, इससे बाहर चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, टॉपिक वाइज करेंगे, ट्रिक के साथ करेंगे। और फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वर्णमाला, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे हमको भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह से जो और सब्जेक्ट है उनका भी क्विक रिवीजन के साथ कराने वाली हूँ कंप्लीट एक ही वीडियो में। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट हिंदी व्याकरण हो जाएगी। वर्णमाला करेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जब अगर आप वर्णमाला समझ लोगे फर्स्ट में ही, तो जो टॉपिक आएंगे जैसे कि संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, तो वो भी आपके लिए जो है इजी हो जाएंगे। तो वर्णमाला हम सबसे पहले करेंगे, ट्रिक के साथ समझेंगे। देखिए, वर्णमाला में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अक्षर कितने होते हैं। 52 अक्षर रहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से बन जाएगा। अक्षर भी पूछ लिए जाते हैं वर्णमाला में, टोटल अक्षर कितने होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अक्षर तो होते हैं 52, वर्ण होते हैं 44, ठीक है, व्यंजन होते हैं 33 और स्वर होते हैं 11। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान हिंदी व्याकरण में 52 वर्ण, इनमें से ठीक है 11 स्वर हो गए, 4 अंतरथ हो गए, ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, और अनुस्वार हो गए आपका 1, और 25 क्या हो गए, सफर्श व्यंजन हो गए, 4 आपके उष्ण व्यंजन हो गए, 2 आपके द्विगुण व्यंजन हो गए, और 1 आपका विसर्ग व्यंजन हो गया। ठीक है, ये अंतरथ, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, स्वर व्यंजन, ये क्या होते हैं आगे समझेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप ये टोटल देख सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, अक्षर आपके इतने, वर्ण, व्यंजन, स्वर और ये अंतरथ वगैरह जितने होते हैं काउंटिंग्स में, ये आप देख सकते हैं। टोटल ये वर्ण जो बनेंगे आपके 52 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 52 को मैंने यहाँ पे बताया है। अब हम एक एक करके सारी चीज़ देखेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और ट्रिक के साथ भी करेंगे, ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे क्या है आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाओगे। इनसे बाहर चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। देखो, पहले वर्ण समझिए कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्णमाला में वर्ण क्या होता है भाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि है। और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखिए यहाँ पे जैसे कि भाषा लिखा है, भाषा में जो ये भ है, ये क्या है? एक वर्ण है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा अक्षर तो यही बनेगा भ। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? वर्ण कहते हैं। तो इसका समझाने का मीनिंग बस इतना ही था। भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब बोलने की जो सबसे छोटी इकाई, जैसे कि ब, क, से, ये क्या होते हैं? सबसे छोटे होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक है, और वर्ण भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण और आपका व्यंजन वर्ण। कितने प्रकार के होते हैं? 2 वर्ण। ठीक है, 2 होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया स्वर वर्ण और एक हो गया व्यंजन वर्ण। अब इनको समझेंगे, ये क्या होते हैं। देखिए, स्वर वर्ण, जो वर्ण एक ही उच्चारण करने पर एक ही प्रकार की ध्वनि बनाता है, वह स्वर वर्ण कहलाता है। कैसे? देखिए, जैसे कि ए, ई, उ, ये क्या है? एक ही वर्ण है। ठीक है, सिंपल एक ही वर्ण है, और उच्चारण करने पर देखिए, बोल के देखिए ए, तो एक ही वर्ण आपका जो है प्रोनाउंसिएशन आपको एक ही सुनाई दे रही है, ए, ई, उ। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक स्वर इनको कहा जाता है। तो ये तो होते हैं आपके स्वर वर्ण। एक इनको बोलने पर जब एक ही ध्वनि सुनाई दे तो वो होते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, और स्वरों की संख्या मूलत, ठीक है, मूलत तो होगी 11। यदि ए और आहा, ठीक है, ये क्या है? अयोगवा है। ठीक है, क्या है? अयोगवा। और इनको अगर शामिल कर लिया जाए, किसमें? स्वरों में इनको शामिल कर लिया जाए तो क्या है? स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाएगा, स्वरों की संख्या कितनी होती है? सिंपली पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 11 होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि स्वरों की संख्या
ए अहाँ और अहाँ को मिलाकर, ठीक है, इन अहोगवा को शामिल करने के बाद कितनी होगी, तब आपको 13 करनी है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो अयोगवा को बोला जाएगा कि अयोगवा को शामिल करने पर स्वरों की संख्या कितनी बनेगी, तब आपकी 13 बनेगी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्वर क्या होते हैं, जब इनको उच्चारण करने में एक ही ध्वनि सुनाई दे तो वो स्वर होते हैं। जैसे कि ए बोलोगे, ई बोलोगे तो ए ई सुनाई देगा, ई सुनाई देगा। नेक्स्ट देखो, आप जब व्यंजन समझोगे तो स्वर आपको अब जो है ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लीजिए उदाहरण, ए आ ई बड़ी ई उ औ रे। ठीक है, ये क्या है, आपके स्वर हैं, मूल स्वर हैं। ठीक है, यहाँ तक है ये कंप्लीट। ए ओ औ ये 11 हो जाएंगे और एह आह को जोड़ने के बाद कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट कितने होते हैं, 13 होते हैं। मूल स्वर जो होते हैं आपके 11 होते हैं, आ और आह को जोड़ने के बाद जो है ये आपके 13 हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, मूल स्वर भी ध्यान रखने हैं और अयोगवा, ठीक है, अयोगवा भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी टॉपिक में होती है और ये टॉपिक आपका इजीली कवर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो। इसके बाद तो जितने भी टॉपिक आएंगे, अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझ लेते हो तो वो भी अच्छे से अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्वरों का वर्गीकरण, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन, और स्टेट के एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो स्वरों को हम वर्गीकरण करते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, अब स्वर को वर्गीकरण, सब स्वर आपने समझ लिया, एक ही ध्वनि जो हमें सुनाई देती है तो स्वर होता है, और स्वर दो है, ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर, 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, सिंपली ए ई उ, ये तो हो गए ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से इसके मुकाबले ज़्यादा समय लगता है तो वह क्या हो जाएंगे, आपके दीर्घ स्वर हो जाएंगे। कैसे, देखो, ए बहुत कम समय लगा, ए बोल दिया। आ तो ए के मुकाबले आ बोलने में थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ा, ठीक है, और थोड़ा समय भी ज़्यादा लगा। ई सिंपली हो गया ई, उ ओ, ए, ठीक है, रे सिंपली हो गया ओ औ। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। दीर्घ बड़ा दुगना समय लग रहा है, ह्रस्व में छोटा समय लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। तो ये ह्रस्व हो गया दीर्घ। एक होता है आपका प्लुप्त स्वर, इसको समझिए, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्गों से कई गुना ज़्यादा समय लगे, इन दोनों से ज़्यादा कई गुना समय ज़्यादा लगे तो वो प्लुप्त स्वर होते हैं। जैसे देखो राम, तो राम को कितना लंबा खींचेगा, राम तो काफ़ी लंबा गया, ओम। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये इस तरह से प्रोनाउंसिएशन अगर हो तो वो कौन सा स्वर होगा, प्लुप्त स्वर। आई होप कि आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर कवर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं व्यंजन। ह्रस्व हो गया, व्यंजन समझिए कि व्यंजन क्या होता है। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या थी, एक ध्वनि सुनाई दे रही थी तो वो हो गया आपका स्वर व्यंजन, और यहाँ पे अगर 2 ध्वनियाँ अगर आपको सुनाई दे तो वो व्यंजन होगा। देखिए, ए, एक ही ध्वनि सुनाई दे रही थी, ए के बाद भी ए ही हमको सुनाई दे रहा था, लेकिन देखो जब हम ये वर्ण उच्चारण करते हैं, ये क्या होते हैं आपके, ये सारे कै से लेके गे तक आपके जो होते हैं व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो अगर देखो कै आप बोल के देखना, कै के बाद ए भी सुनाई देगा। ठीक है, खे के बाद ए भी सुनाई देगा, तो 2 शब्द की ध्वनियाँ आपको सुनाई दे रही हैं तो वो होंगे आपके व्यंजन। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं तो व्यंजन वर्ण कहलाता है, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो कै तो व्यंजन हो गया, और ए क्या है, हमारा स्वर है, तो कै जो है ए की सहायता से बोला जा रहा है, और 2 ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, कै और ए। ठीक है, 2 ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं व्यंजन। ठीक है, तो स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। अब आगे समझिए, व्यंजन वर्ण को हम कचटतप से याद, वर्ग से, समूह से याद रखते हैं। ठीक है, तो ये समूह होता है। कचटतप क्या है, ट्रिक है भाई ये। ठीक है, इससे आप क्या है, इस वर्ग को ध्यान रख सकते हैं, वर्ण को इसको ध्यान रख सकते हैं कचटतप से। जो कै होगा उसमें आपके कै, खे, गे, घे, न आएंगे। ठीक है, उसी तरह से चे वर्ग होगा जिसमें चे, छे, जे, झेने आएंगे। इस तरह से कचटतप आपको ध्यान रखना है, और जो है इनके वर्ग में कौन सी सीरीज आएगी ये आपको ध्यान रखनी है। टे में क्या आते हैं, टे, ठे, डे, ढेने। ते में ते, थे, दे, धेने। पे में पे, फे, बे, भे में। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक होती है, कचटतप आपको ध्यान रखना है, इससे आप पूरा ये
ध्यान रखोगे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये वाला जो टॉपिक है वर्णमाला का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके बाद जो टॉपिक आएंगे सिर्फ 5-5 6-6 मिनट के होंगे। लास्ट जो है आपका कंप्लीट 1 या 1.5 घंटे में कंप्लीट जो है व्याकरण हो जाएगी। देखिए अब देखो कै वर्ग को जो होती है कंठ्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कंठ्य व्यंजन कौन सा है। तो ऑप्शन में होगा, ठीक है, ऑप्शन में होगा कै, चे, टे या फिर ते, फिर डे, कुछ भी ले लिया होगा। तो अगर कै दिखाई दे स्टार्टिंग वाला तो आप कंठ्य व्यंजन करोगे, ठीक है। मतलब कि जो ये ऊपर वाली जितनी जो सीरीज है कै, खे, गे, घे, ने, ये सारी क्या है कंठ्य, ठीक है। कंठ्य से स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट जो सीरीज है चे, छे, जे, झे, ने, तालव्य हो जाएगी। कंठ से ऊपर हमारा क्या होता है, तालव्य होता है, ठीक है, तालु होता है। उसके बाद टे, ठे, डे, ढे, ने, ये मूर्धव्य मुंह हो जाएगा। और तय वर्ग में आएगा ते, थे, दे, धे, ने, ये दंत हो जाएंगे। उसके बाद पे, फे, बे, भे में ओष्ठ हो जाएंगे, ठीक है। तो कंठ से स्टार्ट कर और होठों तक चीजें आ गई। तो इस तरह से आपको समझना है। ये टोटल कितने वर्ण होते हैं, 25 होते हैं व्यंजन, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं व्यंजन कितने होंगे, ये 25 होंगे। कंठन्त्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ सभी में 5 वर्ण है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इनको क्या है, सपर्श व्यंजन भी कहते हैं। सपर्श व्यंजन क्यों कहते हैं भाई, देखो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ सभी चीजों का प्रयोग हो रहा है, तो सपर्श व्यंजन इनको इसलिए कहा गया है, ठीक है। उसी के बाद देखियो ये हो गए 25 आपके कितने क्या हो गए हैं, 25 आपके हो गए हैं व्यंजन, ठीक है। 13 हो गए थे आपके स्वर, 11 मूल स्वर और 2 अयोगवा। उसके बाद समझिए क्या और बाकी चीजें जो बची हुई हैं। देखो अंतरत व्यंजन, ये 4 होते हैं अंतरत व्यंजन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इनमें से बताइए, इनमें से कुछ दे दिए होंगे 2-3 और एक इनमें से दे दिया होगा कि अंतरत व्यंजन कौन सा है। ये रे ले वे, ठीक है, एक ले में याद रखना, ये रे ले वे क्या रहेंगे, अंतरत व्यंजन। और इनकी जो बात होती है डायरेक्टली बाहर निकल जाते हैं। देखो स्पीडली मैं बोल देती हूँ, ये रे ले वे डायरेक्टली निकल गई बाहर। तो आप इस तरह से ध्यान रखते हैं क्या होंगे, आपके अंतरत व्यंजन होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं भाई, ध्यान। नेक्स्ट है संघर्षी उसमें व्यंजन, ठीक है। से है, ठीक है, तीनों से और आपका है, ये संघर्षी उसमें व्यंजन होते हैं। इसमें गर्म हवाएं बोलते वक्त बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। संयुक्त व्यंजन त्रे, ये श्रे, त्रे, गे, श, ये जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखो इनमें 2 वर्ड जुड़ते हैं, जैसे कि त्रे, त्रे में ते है और रे है, ठीक है। तो इस तरह से 2 व्यंजनों को आपस में मिला दिया जाता है, संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 आपके ये हो गए हैं संघर्षी, ठीक है, उसमें व्यंजन। और 4 क्या थे, ये रेलेवे, वो आपके वो हो गए, ठीक है, अंतरत व्यंजन, ठीक है, जो डायरेक्टली मुंह से बाहर निकलते हैं। तो 4 4 4 8 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 2 वर्णों को मिलाकर जो वर्ण बनते हैं वो कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण अब करेंगे। पहले हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था, कितने टाइप में, 3 में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। ह्रस्व में कम समय लगता है, दीर्घ में दुगुना लगता है, प्लुत में उनसे कई गुना लगता है समय, ठीक है, जैसे कि राम, ओम, इस तरह से। अब यहाँ पे व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। व्यंजनों का वर्गीकरण भी देखो, सपर्श व्यंजन हो गया, अघोष व्यंजन। अब इसको समझिए क्या रहेगा। सपर्श व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजन वर्गों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले तो वो क्या रहेंगे, हमारे सपर्श व्यंजन रहेंगे, ठीक है। तो मतलब जब इनका प्रयोग करते हैं, जब क्या है हमारी कंठ, मैंने बताया था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ सभी को छूती हुई बाहर निकले तो वो रहेंगे आपके कौन से, सपर्श व्यंजन। आगे बताऊंगी कौन कौन से रहेंगे। इसी तरह से अघोष व्यंजन की डेफिनेशन समझ लीजिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र कंपित न हो, ठीक है, जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या रहेंगे, मतलब कैक है, चैच है, टेट है, तैत है और पैप है। वर्णमाला के पहले 2 अक्षर जो हैं अघोष वर्ण कहलाते हैं और जो बच गए हैं वो क्या है, सपर्श, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं सपर्श वर्ण। तो अघोष हो गया। इसी तरह से बाकी जो 3 बचे हैं आपके क्या रहेंगे, आपके सघोष रहेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे समझिए जो ये वर्णमाला थी तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले ये 2 वर्ण, ये कैक है, चैच है, टेट है,
ते, थे और पे। ये आपके क्या रहेंगे, अघोष रहेंगे। ठीक है, पहले दो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो रहेंगे वो तो आपके रहेंगे, क्या रहेंगे, अघोष। और बाकी जो 3 बचे हुए हैं वही वो हैं आपके सघोष। तो इस तरह से अघोष सघोष आपके क्लियर हुए होंगे। और सपर्श व्यंजन क्या रहते हैं, जिनमें इन सभी का प्रयोग किया जाता है, दंत ओष्ठ, ठीक है, सभी चीज़ों का प्रयोग हो तो वो सपर्श व्यंजन रहेंगे। सपर्श करते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत ओष्ठ, सभी को सपर्श करे। क्वेश्चन एग्जाम में इसमें आएगा कि सभी व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ओष्ठ आदि को छूती हुई बाहर निकले तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम सपर्श व्यंजन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट समझिए क्या है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है अल्पप्राण और महाप्राण से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अल्पप्राण महाप्राण से। इसी तरह से देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो तो होते हैं अल्पप्राण, और ज़्यादा हवा निकलती है तो वो होते हैं महाप्राण। ठीक है, अल्प कम और महा ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अब भी इसी में आइए, यही आपको ध्यान रखनी है, कचट तब से इसको तो रट लेना। यहीं से जो है अल्पप्राण महाप्राण क्लियर होते हैं, सघोष अघोष क्लियर होते हैं, सपर्श क्लियर होते हैं, व्यंजन ये आप 25 ध्यान रखोगे तो ईजिली आप कर पाओगे। ठीक है, तो इससे आप देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, अल्पप्राण। अल्पप्राण में व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है, वो अल्प होते हैं। तो मतलब कि देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, तीसरा और आपका पांचवा। ठीक है, कै, गे और न। इसी तरह से च, जय, न। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या हो जाएंगे, आपके अल्पप्राण हो जाएंगे। और जैसे कि दूसरा बचा और चौथा बचा तो ये क्या हो जाएंगे, आपके महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आएगा। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प, और दूसरा चौथा आपका महाप्राण। और इसी तरह से अघोष अघोष थे, पहला दूसरा तो अघोष और बाकी 3 बचे थे वो सघोष। इसी तरह से इसमें अप्लाई होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है अघोष सघोष में। ठीक है, अघोष में पहले 2 और सघोष में, सघोष जो था उसमें पिछले 3। इस तरह से पहला, तीसरा, पांचवा तो हो गया अल्प, और बाकी जो दूसरा चौथा है वो है आपका महाप्राण। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें थी, आपको ध्यान रखनी। देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। संधि से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो संधि से क्वेश्चन जरूर आता है। ट्रिक के साथ समझेंगे। देखो, संधि कितने प्रकार की होती है, पहले मैं ये बता दूं, संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए, स्वर आपने अभी पढ़े थे, मैंने बता दिया था, मूल स्वर 11 होते हैं, अयोग भाग को शामिल किया जाए तो 13 होते हैं। ए, आ, ई, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, स्वर होते हैं। बाकी जो कैसे लेके मैंने आपको बताए थे 25 जो क्या होते हैं, कचट तब से आपने ध्यान दिए होंगे, वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। उसी के साथ अंतरत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये आपको मैंने बता दिए थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वर्णमाला का टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर वो क्लियर हो गया तो संधि आप इजीली कर लोगे। तो संधि में देखो 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि और व्यंजन संधि से क्वेश्चन एग्जामों में नहीं आते हैं तो सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है। और विसर्ग संधि की पहचान बता दूं, जिसमें वर्ण के शब्द के बाद पीछे ये 2 बिंदी आ जाए तो वो क्या होता है, आपका विसर्ग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ट्रिक होती है विसर्ग संधि पहचानने की। ठीक है, उसी के साथ स्वर संधि से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिक के साथ मैं स्वर संधि कराने वाली हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। देखो, स्वर संधि, पहले स्वर संधि की आप डेफिनेशन समझिए क्या रहती है। स्वर के साथ स्वर का जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर का विकार होता है, और उसमें क्या होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर भी आए तो व्यंजन संधि होगी। ठीक है, जैसे कि कै के साथ ए का प्रयोग हो रहा तो उसमें क्या है, आप पहचान कर सकते हो, तो वो व्यंजन संधि होगी। ठीक है, देख के भी आप बता सकते हो। और स्वर संधि 5 टाइप की होती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, स्वर के साथ स्वर का प्रयोग, जैसे कि ए के बाद ए ही सुनाई दे तो जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फर्स्ट जो रहेगी दीर्घ संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिक के साथ समझिए। ट्रिक है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ का मतलब बड़ा, तो जो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ,
ठीक है, बड़ी मात्रा हो तो क्या रहेगा आपका, दीर्घ संधि रहेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ शब्द जिसमें आए तो वो कौन सी संधि रहेगी, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। जैसे कि देखो शब्द आएगा इस तरह से, देवागमन, माता अनुसार, तो इसमें आपको बताना है कौन सी संधि है। देखो दे बड़ी ई आ रही है, बा बड़ा आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। देवागमन कौन सी संधि होगी, दीर्घ। मता अनुसार, देखो मैं, ठीक है, मैं ता आ रहा है, मता तो बड़ी ऊ आ रही है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ संधि हो जाएगा। इस तरह से परीक्षा तो बड़ी है सारी वो मात्राएं, तो इससे समझ सकते हैं दीर्घ संधि होगी। ये ट्रिक है, ट्रिक, दीर्घ मतलब बड़ा। नेक्स्ट संधि है आपकी गुण संधि। गुण संधि से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो ट्रिक समझिए, बड़ी ए और बड़ा ओ एक मात्रा होनी चाहिए, ठीक है, एक मात्रा होनी चाहिए। जो भी वर्ण आपका आएगा, जैसे कि ये है कमेंद्र, परमेश्वर, परोपकारी, उमेश, यहाँ पे क्या है, एक एक मात्रा का प्रयोग हो। गुण संधि में एक मात्रा हो किसी शब्द में, ठीक है, किसी शब्द में ए व ओ की मात्रा हो और एक मात्रा हो, ठीक है, मतलब ए की और ओ की, ठीक है, एक मात्रा हो और इनका प्रयोग हो तो क्या रहेगी आपकी, गुण संधि रहेगी। जैसे कम मेंद्र, परमेश्वर एक ही मात्रा आ रही है, परोपकारी ओ की मात्रा आ रही है, उमेश एक ही मात्रा, राकेश, इस तरह से आप समझ सकते हैं वो कौन सी संधि होगी, आपकी गुण संधि होगी, जिसमें क्या है, ए और ओ की मात्रा हो, मतलब एक मात्रा हो, ठीक है। गुण संधि हो गई। वृद्धि संधि देखियो, वृद्धि, इसमें वृद्धि हो रही है, दो मात्राएं होंगी, ठीक है, ओ की दो मात्राएं। ट्रिक है, जिस शब्द में बड़ी ए की दो मात्राएं इस तरह से और ओ की मात्राएं लगी हों तो वो वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। तो इसे अकेक, इस तरह से सदैव, महेश्वर, तो आप देख के ही पहचान सकते हैं। जहाँ पे ये दो मात्राएं दिखाई दे तो वो कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। एक मात्राएं दिखाई दे तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, गुण संधि। 99 ठीक है, 99.9% ये ट्रिक काम करती है इन संधियों में, ठीक है। बस बहुत ही, मैं बता रही हूँ, रेयर चांसेस होते हैं कि जहाँ ये ट्रिक काम ना करे, बाकी 99.9% पूछी जाएगी। और NNSCT का एग्ज़ाम इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, कि आप इसको जो है, इसमें चीज़ें बहुत ही एडवांस लेवल की पूछी जाएं, ऐसा नहीं है। बेसिक चीज़ें ही आएंगी तो ईजिली आपका हो जाएगा। ये ट्रिक आपको माइंड में फिट बैठा लेनी, कभी आप संधि नहीं भूलोगे, ठीक है। आज तक हमने भी ऐसी तरह से की हैं तो हमारी संधि का क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हुआ। यन संधि बता दो, शब्द के पहले ये वे रे ले, ठीक है, ये वे रे ये आए, यन संधि होंगी। के पहले आधा शब्द आए तो यन संधि होगी। प्रत्येक में देखो, आधा तय आ रहा है, आधा अत्याचार में आधा तय, आधा वे, स्वागत, इस तरह से ये वे रे आधे आए तो वो क्या रहेगी आपकी, यन संधि। इसी तरह से समझिए अयादी संधि। अधिकतर शब्द 3 अक्षर होते हैं, ठीक है, अयादी संधि में। जैसे कि, और देखो ट्रिक और होगी, ए, आप और अब की ध्वनि इसमें आती है, जैसे कि पवन, अब की इसमें प्रोनाउंसिएशन हो रही है नयन, ठीक है, नयन। अन की, इसमें भी अन की, नायक, आप की आ रही है पवित्र, इस तरह से गायक। और 3 वर्ड होंगे, मात्राएं नहीं होंगी, और ए आप जो की है इसमें उच्चारण सुनाई देगा और 3 अक्षर जो रहेंगे तो अयादी संधि हो जाएगी। 5 प्रकार की होती है आपकी स्वर संधि। संधि जो होती है 3 प्रकार की और स्वर संधि 5 प्रकार की। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। विसर्ग संधि के पीछे ये जो शब्द आ जाए तो समझ लेना विसर्ग है, ठीक है। व्यंजन में क्या है, स्वर के साथ व्यंजन सुनाई दे तो आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग, वो व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। आपने वर्णमाला अच्छे से की होगी, उसमें आपको व्यंजन का पता चल गया होगा कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते तो मैं नहीं कराती। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है समास। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। समास ट्रिक के साथ समझेंगे। देखो समास को समझिए पहले होता क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बने उसको हम समास कहते हैं, ठीक है। 2 शब्द जब मिले और उनको मिलाने के बाद जो नया शब्द मिले तो उसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे। समास कितने के भेद बताइए, कितने रहते हैं, 6, ठीक है। समास के जो भेद रहेंगे वो 6 भेद रहेंगे। 6 भेदों से क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है 6 भेद। फर्स्ट जो भेद है अवयवी भाव समास, इसको समझिए क्या होता है, ट्रिक के साथ बताऊंगी। अवयवी भाव कभी नहीं भूलोगे। प्रथम पद छोटा होता है और प्रधान होता है। प्रथम पद जो होता है अवयवी भाव में छोटा रहेगा लेकिन प्रधान रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, यथा, यथा संभव, तो यहाँ पे जो प्रथम पद है छोटा है, यथा, ठीक है। यहाँ पे देखियो प्रति छोटा है,
आ छोटा है, प्र छोटा है, ठीक है, लेकिन क्या है, प्रधान है। क्यों है, देखो संभव, सिंपली संभव था और यथा लग गया, ठीक है, यथा संभव बन गया। यथा संभव, जो संभव था उसके आगे, संभव के आगे यथा लग गया, तो उसका जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो इसलिए यथा क्या है, यहाँ पे प्रधान है। छोटा बड़ा भला है, मतलब छोटा भले ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रधान है। इसलिए मैं बता रही थी यथा संभव जो है, यथा प्लस संभव, इनको मिला के नया समास बना यथा संभव। तो ये कौन सा समास कहलाएगा, आपका अवयवी भाव समास। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवयवी भाव समास से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं अवयवी समास से, अवयवी भाव समास से। इसी तरह से देखो आ जन्म, आ जो है बहुत ही छोटा है, आ लगा है। जन्म जो है मूल शब्द रहेगा, जन्म सिंपली जन्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद पहले आ लगा दिया जाए तो आ जन्म, ठीक है, आ जन्म, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। इसी तरह से कूल है, प्रीति लगाने के बाद इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है, प्रतिकूल है, ठीक है, इस तरह से। तो आप समझ गए होंगे ये क्या रहेंगे, आपके अवयवी समास रहेंगे, ठीक है। तो अवयवी समास में क्या देखा था हम, प्रथम पद छोटा लेकिन प्रधान। नोट, एक शब्द यदि रिपीट हो तो, ठीक है, एक शब्द अगर रिपीट हो तो वहां भी क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा। जैसे कि हाथों हाथ, ये रिपीट हो रहा है, हाथों हाथ, दिनों दिन, अगर इस तरह की सिचुएशन आए, इस तरह के वर्ड आपको दिखाई दे, तो वहां पे भी अवयवी भाव होगा। और फर्स्ट जो पद है छोटा और जो है प्रधान दिखाई दे, तो वहां पे भी अवयवी भाव समास होगा। तो फर्स्ट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट करते हैं तत्पुरुष समास। समास कितने प्रकार के बताए थे मैंने, 6 प्रकार के, एक हो गया, ये सेकंड है। तत्पुरुष समास, जिस समाज में दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है। अवयवी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था, दूसरे जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, तथा दोनों के बीच चिन्ह का लोप होता है। तो क्या रहेगा, वो चिन्ह का लोप होता है, तो वो रहेगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। ट्रिक समझिए, दूसरा पद छोटा और प्रधान, सेम उसी की तरह है, उसमें फर्स्ट पद छोटा था और प्रधान था, इसमें दूसरा पद छोटा और प्रधान है। और इसमें एक चीज और थी, जिस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच क्या है, चिन्ह का लोप हो। अब समझिए कैसे, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम, तो यहाँ पे क्या है, दूसरा पद छोटा है, ठीक है, छोटा है भाई, उत्तम है, सिंपली पुरुष होंगे, पुरुष है, लेकिन अगर उत्तम लगा दिया तो इसका जो है महत्व बढ़ गया है। पुरुष क्या है, उत्तम है, राजा है, ठीक है, सिंपली राजा है। पुत्र किसका है, यहाँ पे पुत्र छोटा है, सिंपल है, राजा लगाने से क्या है, महत्व बढ़ गया है, पुत्र है राजा का, तो राजा का पुत्र, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। पाप से मुक्त, और यहाँ पे देखो एक चीज और होती है इसको पहचानने की, जो यहाँ पे में, का, से, के ये होते हैं लोप, क्या होते हैं, कारक के लोप होते हैं। अगर ये लोप अगर आपको दिखाई दे तो आप इजीली समझ जाओगे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। कारक चिन्ह का लोप अगर आपको मिल जाए, में मिल जाए, का मिल जाए, से मिल जाए, जैसे पाप से मुक्त, पाप मुक्त आएगा, तो आपको जो तोड़ोगे समास में, पाप से मुक्त, गौशाला, गौ के लिए शाला, तो इस तरह से के लिए, से, का में, इस तरह के अगर कारक के चिन्ह आपको मिल जाते हैं तो वो कौन सा समास होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, समास से क्वेश्चन आता है और तत्पुरुष से पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है। अब तत्पुरुष समास के भी भेद देख लिए। या तो सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा कि अवयवी भाव होगा, तत्पुरुष समास होगा, इस तरह से बहुब्रीहि और द्विब्रीहि 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से अगर तत्पुरुष समास बन रहा है तो आप उस पर क्लिक कर दोगे। इसी तरह से ऑप्शंस में आएगा तत्पुरुष समास तो है, उसमें भी कौन सा समास है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान, तो इसकी पहचान कैसे करोगे। देखो कर्म की पहचान होती है को के, का के लोप से, ठीक है। करण की पहचान होती है से, अगर उसमें अगर समास में है से के द्वारा अगर इस तरह के वर्ण आए बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कारक चिन्ह, तो उसका लोप हो जाएगा करण का। संप्रदान की पहचान होती है के लिए कारक का लोप होना चाहिए, अपादान में से का लोप होना चाहिए, संबंध में का, को, के का लोप होना चाहिए, और अधिकरण में पर का लोप होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है पहचान कर सकते हैं तत्पुरुष समास की। एग्जाम्पल देखिए, उससे बेहतर समझ में आएगा। देखो प्रथम षण्मुक्त में कौन सा समास है, ठीक है, षण्मुक्त में, तो यहाँ पे षण्मुक्त में बताना है कौन सा समास है।
तो संप्रदान तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखो षण्मुक्त, षण्मुक्त को जब आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, सन से मुक्त। षण्मुक्त का यही तो बनेगा, सन से मुक्त। तो यहाँ पे से का लोप हो रहा है और से का लोप किस में है भाई, अपादान में। तो इसका राइट आंसर अपादान होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, उस तरह से आपको किसका लोप हो रहा है इस तत्पुरुष समास में, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। या सिंपली अगर लोप दिया हो और उसमें तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास इस तरह से ऑप्शन हो तो तत्पुरुष क्लिक कर देना। और तत्पुरुष समास के आपको जो है ये ध्यान रखने हैं, भेद ध्यान रखने हैं, उसके भी आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ सकता है कि कौन सा है रियल में इनमें से तत्पुरुष समास में से। कर्मधारय समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर्मधारय थर्ड नंबर समास है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान व उपमेय तथा विशेषण और विषय का संबंध होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, डेफिनेशन ये हो जाएगी, उत्तर पद प्रधान बोला है और पूर्व पद व उत्तर पद दोनों में उपमान और उपमेय तथा विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ट्रिक से समझिए। प्रथम पद विशेषण, विशेषण क्या है, किसी चीज की विशेषता जहाँ पे बताई जा रही हो तो वो क्या रहेगा, विशेषण रहेगा। प्रथम पद में मतलब क्या है, विशेषण रहेगा, विशेषता होगी। दूसरे पद की तुलना की गई होगी। ठीक है, पहले पद से दूसरे पद की तुलना की गई, अगर तुलना दिखाई दे तो वो भी कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। विशेषण दिखाई दे, कर्मधारय। विग्रह करने पर मध्य में, ठीक है, मध्य में जो के समान आते हैं, ठीक है, महापुरुष, महान है जो पुरुष, मतलब जो अगर उसमें आए, जैसे तुलना कर रहे हैं, महान है जो पुरुष। देखो यहाँ पे पुरुष तो है, अब देखो ये क्या है आपका पुरुष, पुरुष तो है लेकिन क्या है, महान है। महान से पुरुष की हम तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे तुलना दिखाई गई है और विशेषता भी है। ठीक है, पुरुष की क्या विशेषता है, महान है भाई वो। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषता भी है और पुरुष की तुलना किससे कर रहे हैं, महान से कर रहे हैं। और जो का यहाँ पे लोप हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ की इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कर्मधारय समास की। 3 पहचान मैंने आपको बता दी। इसी तरह से देखिए चरण कमल, चरण कमल लिखा है भाई, ये मैंने जल्दी में जो है नोट्स बनाए थे, मेरा एग्जाम था। एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले जो है मैंने अपनी हिंदी ग्रामर कंप्लीट की थी, तब मैंने ये नोट्स बनाए थे जब मैंने अपना स्टेट का एग्जाम दिया था। और मेरे लिए इतने हेल्पफुल रहे थे, मैंने फर्स्ट टाइम में ही जो है स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था और उस टाइम पे मैंने जो है मेरे हिंदी व्याकरण में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे थे, आपके लिए भी इतने ही रहेंगे। यहाँ पे चरण कमल लिखा है, चरण कमल, देखो कमल, ठीक है, कमल की तुलना किससे की गई है, चरण से, और के समान लिखा है। ठीक है, तो चरण की तुलना किससे की गई है, चरण तो भाई सबके होते हैं लेकिन कमल के समान है चरण, तो यहाँ पे तुलना की गई है और विशेषता भी बताई गई है, तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। चंद्रमुखी, ठीक है, मुख है लेकिन चंद्र के समान है भाई। ठीक है, इसको तोड़ोगे जब, चंद्रमुखी, चंद्र के समान है जो मुख। ठीक है, तो इस तरह से कर्मधारय समास हो जाएगा। मृग रानी, मृग के समान नैन, ठीक है, नैन कैसे है, मृग के समान, तो कैसे पहचान हो गई इसकी, विशेषण होगा और उसमें क्या है, तुलना की गई होगी उपमेय की उपमान से। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट चलते हैं, द्विगु समास बहुत इजी होता है, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक कहलाए, जैसे चौराहा 4 राहों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, तिरंगा 3, जिसमें संख्यावाचक हो तो द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर जो अथवा लगते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे देखो दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हों, दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि रात दिन, रात और दिन दोनों की अपनी अपनी इंपोर्टेंस होती है, दोनों ही प्रधान है, रात भी और दिन भी। ठीक है, उल्टे हैं, रात का दिन और दिन का रात उल्टे हैं एक दूसरे के और दोनों ही प्रधान है। और देखो जब उसके हम जब विग्रह करेंगे, रात और दिन और हो जाएगा, फिर रात तथा दिन, इस तरह से पाप मुक्त, पाप और मुक्त, पाप तथा मुक्त, तो इस तरह से तथा और का प्रयोग हो रहा है, एक दूसरे के उल्टे हैं और दोनों ही क्या है, प्रधान है, तो कौन सा समास, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी तरह से बहुब्री समास मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुब्री समास को भी जो है पद प्रधान नहीं होता, कोई भी, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से समझ गलत है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर
क्या है, इशारा करते हैं। बहुवरी समास में क्या होता है, किसी न किसी समास में प्रथम पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा, जैसे कि मैंने बताया था अभी अभी में प्रथम पद जो है प्रधान है, छोटा है। जो तत्पुरुष समास उसमें दूसरा पद प्रधान था, छोटा था। लेकिन इसमें क्या है, बहुवरी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, दोनों पद मिलके, पहला पद और दूसरा पद मिलके, यही तो था, दोनों में दो पद थे, ठीक है, सभी में दो पद थे। किसी में प्रथम पद प्रधान था, किसी में दूसरा पद प्रधान था, किसी में दोनों ही पद, जैसे कि द्वंद्व में दोनों ही, जैसे दिन और रात दोनों ही प्रधान थे। लेकिन बहुवरी में क्या है, दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, दोनों पद मिलके किसी तीसरे पद को प्रधान बना देंगे, तीसरे की तरफ इशारा करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। ट्रिक है, विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकले, जैसे कि चतुर्भुज, चार है भुजाएं, ठीक है, चार है भुजाएं। जब इसका हम करेंगे इसका विग्रह चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का चार है भुजाएं अर्थात विष्णु, तो चार भुजाएं हैं, तो चार भुजाएं इस दुनिया में सबकी तो नहीं होती भाई, किसकी होंगी, विष्णु जी की। तो ये जो है इसका जब हम विग्रह कर रहे हैं तो विष्णु जी की तरफ इशारा कर रहा है, कोई तीसरा पद आ रहा है, ठीक है। विष्णु जी यहाँ पे इनको देख के तो कोई पता चल रहा, लेकिन जब इसका हम विग्रह करते हैं तो विष्णु जी की तरफ इशारा हो रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ, भी सबका तो नीला कंठ नहीं है, किसका है, सिर्फ शिव जी का है। तो नीला है कंठ जिनका, तो शिव जी हो जाएगा, किसी तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं बहुब्री समास की। टॉपिक आपका अव्यय और अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द जैसे शब्द जिनका जो रूप है लिंग, वचन, काल आदि के परिवर्तन से भी नहीं बदलता, उनको क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे काफी, बहुत, आजकल, अरे, आगे, पीछे, नीचे, आगे, इनका क्या है, आप लिंग बदल के देख लीजिए। बहुत का अगर जब आप लिंग बदलोगे तो बहुत ही रहेगा, ठीक है। वचन लगा लो, एक वचन लगा लो, बहुवचन लगा लो, ठीक है, तो जो है मीनिंग यही रहेगा। आज में आप वचन नहीं लगा सकते, एक वचन, ठीक है। आज, कल में नहीं लगा सकते, ना एक वचन ही रहेगा, मतलब ना एक वचन हो सकता है ना बहुवचन, तो कल है तो कल ही रहेगा। इसी तरह से इसमें लिंग भी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो लिंग, वचन, काल, ठीक है, आज, इसमें काल भी यूज नहीं हो रहा, तो जो है एज इट इज रहने वाले हैं वो क्या होते हैं, आपके अविकारी शब्द होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, काल आदि के रूप में भी परिवर्तन नहीं होता है, वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी विकारी से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। भेद देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, ठीक है। भेद क्या रहते हैं इसके, अविकारी के, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मादि बोधक। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो, ठीक है, एडवर्ब, इंग्लिश में उसको एडवर्ब कहते हैं विशेषण को, ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि रमेश तेज दौड़ता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, तेज क्या है, क्रिया है, ठीक है, तेज क्या है, क्रिया है। नेक्स्ट है, देखो क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण की विशेषता बताएं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, रमेश तेज दौड़ता है, ठीक है, रमेश तेज दौड़ता है, यहाँ पे दौड़ना क्या है, आपकी क्रिया है। देखिए दौड़ रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये विशेषता हो जाएगी। तो विशेषण ये होता है क्रिया विशेषण, क्रिया के साथ विशेषता है, क्रिया विशेषण होता है। तो एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन इसमें होगा आपका, तो आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है, ये क्रिया विशेषण है। रमेश अच्छा बोलता है, ठीक है, बोलता है क्रिया है, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, ये क्या है, विशेषता है। तो ये आपकी क्रिया विशेषण हो जाएगी। इस तरह से क्रिया विशेषण होती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप समझ लेना। जो विशेषता की भी विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे, क्रिया प्रिविशेषता कहेंगे, ठीक है। जैसे सीमा बहुत सुंदर लिखती है, इसे समझिए, जो विशेषता की भी विशेषता बताए उसको क्या है, प्रिविशेषता कहेंगे, ठीक है। डबल विशेषता उसमें हो रही है, जैसे कि सीमा बहुत सुंदर लिखती है। देखो लिखना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल ज़्यादा करा रही हूँ। देखो लिखना क्या है, क्रिया है, ठीक है। सुंदर लिखती है, ये हो गई विशेषता, बहुत सुंदर लिखती है, दोबारा विशेषता आ रही है,
तो बहुत सुंदर लिखती है, 2 बार विशेषता आ रही तो ये विशेषता हो जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अविकारी आपको समझ में आया। अविकारी जो लिंग वचन काल से भी जो है जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी होते हैं। क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया की विशेषता बताई, क्रिया विशेषण, और जिसमें क्रिया की 2 बार विशेषता अगर आ रही है, ठीक है, विशेषता की भी विशेषता, तो यहाँ पे सुंदर विशेषता है और सुंदर की भी विशेषता बताई जा रही है, बहुत सुंदर। तो इस तरह से ये हो जाएगी प्रिय विशेषता, ठीक है, प्रिय विशेषता। उसी के बाद देखिए विकारी हो गया विकारी, जिन शब्दों में लिंग वचन काल व क्रिया के आधार पर परिवर्तन होता है, उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा था, इनमें परिवर्तन होता, तो ये विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या रहेगा विकारी शब्द। जैसे कि आम, हरा, नीला, किताब, बच्चा, रोना, चमकना। ठीक है, ये क्या है आपके विकारी शब्द होंगे। ठीक है, आम, आम में, हरा, हरी, नीला, नीले, किताब, किताबों, बच्चा, बच्चे, इस तरह से इनमें परिवर्तन हो सकता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। विकारी शब्द के भेद 4 होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 भेद रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा देशज विदेशज। देशज शब्द वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, बोलियों से ये सब ताल्लुकात रखते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गड़बड़, छप छप, खर्राटा, घड़बड़, खन, धन, पगड़ी, तो ये क्या है, देसी शब्द हैं। ठीक है, देसी शब्द में हम छप छप कर दिया, खर्राटे मार रहे हैं, धड़ धड़ कर रही, खड़खड़ की आवाज़ें आ रही हैं, खन खन की आवाज़ें आ रही, तो ये देशज शब्द होते हैं। ठीक है, देशज शब्द आपके समझ में आया, परिभाषा हो गई है। इस तरह के अगर बड़ा आपको दिखाई दे तो कौन से शब्द होंगे, आपके देशज शब्द होंगे। इसी तरह से विदेशज देखिए, वे शब्द विदेशी मूल के हैं जो आज प्रचलित हो गए हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं, देखो हमारे दादा दादी जो हैं पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन वो भी उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या, अपनी दैनिक बोलचाल में। विदेशी शब्द हैं लेकिन हमारी दैनिक भाषा में जो है यूज किए जा रहे हैं। तो वे सब विदेशी मूल के हैं जो आज प्रचलित हो गए हैं। ठीक है, प्रचलित हो गए हैं। ये शब्द क्या है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगत शब्द, जैसे कि डॉक्टर क्या है, एक विदेशी शब्द है और जिसको क्या है हम नॉर्मली यूज करते हैं। टिकट विदेशी शब्द है, क्रिकेट है, प्लेटफॉर्म है, हॉस्पिटल है, ऑर्डर है, ये क्या है, विदेशी शब्द हैं और देश में जो है ऐसे ही यूज किए जा रहे हैं। संकर शब्द 2 अलग भाषाओं के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को संकर शब्द कहते हैं। 2 शब्दों से मिलकर, जो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो शब्द बने वो होते हैं आपके संकर शब्द। ये यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रेल हो गया, रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी क्या है, हिंदी है, दोनों को मिलाएंगे रेलगाड़ी बन गया, तो ये क्या है, संकर शब्द है। नेक क्या है, फारसी शब्द है और चलन क्या है, हिंदी का शब्द है, तो नेक चलन बन गया, ये क्या है, संकर शब्द बन गया। इसी तरह से वर्ष क्या है, संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है, वर्षगांठ। तो इस तरह के 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो तीसरा शब्द बनता है वो क्या होता है, संकर शब्द। तो ये हो गया आप। नेक्स्ट समझिए आप रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके कोई सार्थक खंड नहीं होता, वे प्राय 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते। जैसे कि मोल, तोल, गधा, पर, कल, इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, जब इनके टुकड़े कर दिए जाते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, मोल, तोल, इस तरह से। तो ये क्या, कौन से शब्द होंगे, आपके रूढ़ शब्द होंगे। यौगिक शब्द समझिए, ये शब्द हैं जिनका खंड का मतलब सार्थक होता, जब उनके टुकड़े करेंगे तो उनका अर्थ होगा। ठीक है, अर्थात जिनको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय को जो हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो विद्या का भी अर्थ होता है ले जो क्या आती सुर होता है ले। इस तरह से आग भी का भी अर्थ होता है और मन का भी होता है। तो इनको जो हम टुकड़े करेंगे तो इनका अर्थ निकलेगा, लेकिन जो क्या है इनका जब हम तोड़ेंगे रूढ़ शब्द में, रूढ़ जो शब्द रहेंगे उनको जो टुकड़े को तोड़ेंगे तो उनका अर्थ नहीं होगा। उनमें क्या आते हैं, जैसे मोल, तोल, गधा, परकल, इस तरह से। तो ये उनके टुकड़े कर सकते हैं योगी, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते वो रूढ़ शब्द रहेंगे। ठीक है, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका अर्थ निकले, जिनकी व्याख्या करने पर निकलता है संपूर्ण अर्थ किसी अन्य का अर्थ प्रकट करे, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये रिपीट हो गया है। ठीक है, जैसे कि लंबोदर, दंसानन, नीलकंठ, सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं और बहुब्री जो रहेंगे वो सबरे आपके योग रूढ़ शब्द रहेंगे। इसी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिंग। ठीक है, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फर्स्ट जो करेंगे हम पुल्लिंग करेंगे। देखिए
जितने भी देशों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। भारत, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इटली, काजाकिस्तान, अमेरिका, जितने भी देशों के नाम हो गए वो क्या रहेंगे आपके पुल्लिंग रहेंगे। ग्रह तारे, जितने भी ग्रह तारे हैं सारे, सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल, बुध, तारा, सभी क्या हैं आपके पुल्लिंग है। ठीक है, उसी तरह से महीने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, सभी क्या है पुल्लिंग है। पर्वत के जितने भी नाम हैं, हिमालय है, राकी, अरावली, जितने भी पर्वतों के नाम है क्या रहेंगे पुल्लिंग रहेंगे। ट्रिक से समझिए। प्रत्यय, पा, आप, या प्रत्यय, ठीक है, ट्रिक है, प्रत्यय पा, आव, आ आदि शब्द जुड़े हों लास्ट में तो क्या रहेगा आपका पुल्लिंग रहेगा। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा में पा जुड़ा है, दिलवाला में ला जुड़ा है, रक्तदाता में ठीक है ता जुड़ा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इस तरह के ये अगर जुड़े हों, ये ट्रिक है, पा, आ, ला जुड़े हों तो पुल्लिंग होगा। बाकी ग्रह, तारे, महीने, पर्वत ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि देखो, सूर्य निकलता है, सूर्य निकलता है तो तारी निकलता है, इस तरह से तो नहीं बोलेंगे, सूर्य निकलती है। अगर इस तरह से बोला जाता और अच्छा लगता बोलने में तो ये क्या है स्त्रीलिंग भी हो जाता, लेकिन सूर्य निकलता है ऐसे ही बोल पाएंगे इसको, तो ये क्या है हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा। ठीक है, महीने, चैत के महीने में, ठीक है, तो ये क्या है आपका पुल्लिंग ही है। बैसाख को गया था, बैसाख में गया था, इस तरह से। भारत देश है, भारत देश है, भारतीय देश। चीन देश है, ठीक है, इस तरह से। कजाकिस्तान एक देश है। तो इस तरह से ये पुल्लिंग ही होते हैं, इनको क्या है हम चेंज नहीं कर सकते इस स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम जो भी रहेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो क्या रहेंगे स्त्रीलिंग होंगे। नदियों के नाम जितने भी हैं, गंगा हो गई, चंपला, यमुना, रीता, गोदावरी, कृष्णा नदी, सभी क्या हैं स्त्रीलिंग। इसी तरह से भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, अंत में सभी अगर नी आए, आई तो समझ जाना स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे कि करनी, कहानी, पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, तो स्त्रीलिंग है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ट्रिक से समझिए। चिकनाहट, बनावट, लिखावट, थकावट, मुस्कुराहट, घबराहट, आहट की प्रोनाउंसिएशन सुनाई दे तो भी स्त्रीलिंग है। यह आ जाए जैसे कि बुढ़िया, गुड़िया, क्या रहेंगे आपके स्त्रीलिंग रहेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं वाक्य। देखो वाक्य मोस्ट नेक्स्ट टॉपिक आपका वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य। ठीक है, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिसमें एक विधेय हो और एक उद्देश्य हो, सिंपली। ठीक है, जैसे कि एक क्रिया हो, सरल वाक्य जैसे एक ही क्रिया हो, जैसे कि वह खेलता है, तो यहाँ पे एक ही तो उद्देश्य है, उसका खेलने का उद्देश्य है, और एक ही क्या है विधेय है, और सिंपल शब्द है कि वह खेलता है। ठीक है, तो क्या रहेंगे आपके सरल वाक्य रहेंगे, एक ही क्रिया हो रही है खेलना। इस तरह से वह नाचता है, सिंपली वह नाचता है, सरल वाक्य है। इस तरह से नोट, क्रिया एक हो, सरल वाक्य, जैसे कि एग्जाम्पल से राम साइकिल से स्कूल गया, तो ये क्या है आपकी राम क्या है एक ही विधेय है, और साइकिल से स्कूल गया, सिंपली आपका खत्म, सरल वाक्य हो जाएगा। अब देखो मिश्रित वाक्य क्या होता है, अर्थ है मिक्सचर, इससे ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बता, इसके बाद देखिए मिश्रित वाक्य, इसे जटिल वाक्य भी कहते हैं। किसको? मिश्रित वाक्य को। मिश्रित वाक्य 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बनता है। ठीक है, सरल वाक्य सिंपली था, राम स्कूल जाता है, वह खेलता है, सिंपल हो गया। मिश्रित वाक्य क्या है? 2 जटिल शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, ट्रिक की, धो, क्योंकि, जैसा, वैसा, जो ही, तब, अगर, यहाँ, वहाँ, इस तरह के जो है सिंपल वाक्यों में ये सब जुड़े तो क्या बनेगा आपका मिश्रित। जैसे कि वह आगरा जाएगा, ये सिंपल वाक्य है, वह आगरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो ताजमहल देख कर आएगा। ठीक है, तो अगर ये शब्द आ जाए बीच में, तो, तब, अगर, तब, यदा, कदा, जैसे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसा, वैसा, तो अगर ये शब्द बीच में आए, सिंपल वर्ड के ये शब्द बीच में आए 2 शब्दों के, तो आपका कौन सा होगा? मिश्रित वाक्य। जब मेहनत करोगे, सिंपल है। ठीक है, जब मेहनत करोगे
तो यहाँ पे करोगे के बाद आपको लग रहा है करोगों के बाद की कुछ बात और है भाई, अधूरी बात है, ठीक है। वह आगरा जाएगा, जाएगा आगरा, क्यों जाएगा आगरा, कुछ काम होगा, ठीक है। यहाँ पे ताजमहल देखने के लिए जाएगा, तो जाने के बाद आपको समझ में आया कि आगरा क्यों जाएगा। मेहनत करोगे, करोगे के बाद क्या, फिर क्या होगा, मेहनत करोगे तब सफलता मिलेगी, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये अधूरा वाक्य है। जब इसमें तब जोड़ा जाएगा तब क्या है, जो है वाक्य पूरा होगा। दो शब्द, दो वाक्य मिले हैं, ठीक है, तो क्या है आपका मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिए, अथवा, या, एवं, तथा, इसलिए, अंत में, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, ने और पर। जब दो सरल वाक्य जुड़े हों तो संयुक्त वाक्य होता है। इस तरह से ये चीजें जुड़ी हों तो दो वाक्यों के बीच में तो कौन सा वाक्य रहेगा, संयुक्त वाक्य। जैसे वह शाम को गया और सुबह लौटा, ठीक है, वह शाम को गया और सुबह लौटा। मुझे, वह बाजार गया और उसने क्या है, सामान खरीदा। तो इस तरह के जब वाक्य हो तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रिया कर्म के आधार पर। क्रिया देखिए, क्रिया से भी क्वेश्चन आता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से करते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक कर्म के साथ होती है, अकर्मक जो है कर्म के बिना होती है, ठीक है। कर्म के साथ किस तरह से, कि श्याम पत्र लिखता है, तो श्याम क्या है, करता है, पत्र क्या है, कर्म है, लिखता क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे जो ये वाक्य है इसमें श्याम है, ठीक है, करता है, पत्र हमारा कर्म है, लिखता क्या है, तीनों ही चीजें हैं, ठीक है, कर्म भी है, कर्ता भी और क्रिया भी है, तो क्या है, सकर्मक क्रिया है। जैसे राम ने खिलौना तोड़ा, कर्म पर प्रभाव पड़ा, ठीक है, किस पे, क्या तोड़ा, राम ने क्या तोड़ा। देखो क्वेश्चन अगर बने तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन बने और आंसर निकल के आए, सकर्मक क्रिया है। कर्म के साथ हो, सकर्मक क्रिया है, ठीक है, और कर्म पर प्रभाव हो, सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। राम ने क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा। अकर्मक क्रिया, कर्म के बिना, ठीक है, कर्म के बिना, इसमें क्या है, कर्म नहीं है, उसमें कर्म था, कर्म के साथ थी, वहां पे क्या है, कर्ता भी था, कर्म भी था और क्रिया भी थी, ठीक है। जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। कर्म नहीं है, कर्ता पर प्रभाव पड़े। एग्जाम्पल से समझिए, घोड़ा दौड़ता है, क्या है, कौन दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता तो है, लेकिन कौन, घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, करता है, और यहाँ पे क्या है, कर्म भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। सकर्मक अकर्मक क्रिया आपको समझ में आई। सकर्मक जो है कर्म के साथ और अकर्मक क्या है, कर्म के बिना। एक होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके तुरंत करने लगे, जब कर्ता क्या है, एक कार्य समाप्त करके तुरंत दूसरा कार्य करने लगे, वो होती है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, सकर्मक क्रिया से अकर्मक क्रिया से ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। जैसे रामू नहाकर पूजा करने लगा, देखो ना, रामू नहाया, एक क्रिया पूरी हुई यहाँ पे, और पूजा करने लगा, उसके बाद क्या है, पूजा करने लगा, दूसरी क्रिया उसने स्टार्ट कर दी। तो दो क्रिया, एक क्रिया के बाद ही दूसरी क्रिया स्टार्ट हो रही है, पूर्व क्रिया के बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। शाम खाना खाकर सो गया, शाम ने खाना खाया, एक क्रिया पूरी की और फिर वो सो गया, दूसरी क्रिया उसने फिर कर ली। प्रेरणार्थक क्रिया है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक से समझ में आ रहा है, खुद कार्य नहीं कर रहा है, दूसरे से कार्य कर रहा है। जैसे रामू ने श्याम से पत्र लिखवाया, रामू ने क्या है, श्याम से पत्र लिखवाया, उसने क्या है, श्याम से वो पत्र लिखवा रहा है, उससे वो क्रिया करवा रहा है। कौन सी क्रिया रहेगी, प्रेरणार्थक क्रिया रहेगी। ये क्रियाएं होती हैं सकर्मक, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाच्य। वाच्य से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्रिया में प्रधानता कर्म, कर्ता, कर्म व भाव की हो तो वाच्य कहलाता है, ठीक है। जब क्रिया हो उसमें प्रधानता किसकी हो, कर्ता की, कर्म की या भाव की, तो वो क्या होंगे आपके, वाच्य। तो होगी डेफिनेशन, कर्ता की प्रधानता रहेगी तो कृतवाच्य कहलाएगा, कर्म की प्रधानता रहेगी तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता रहेगी तो भाववाच्य। अब इनकी पहचान कैसे की जाती है वो मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी। देखो, नोट है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जैसे कि हमने अभी भी ऊपर किया था, कृत, कर्म, भाव, ठीक है। तो कृतवाच्य क्या है, एक्टिव है, कृतवाच्य क्या है, एक्टिव है। कर्ता की प्रधानता कृतवाच्य कहलाती है, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी सेब खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है शर्मा,
तो सेब खाते हैं, कौन खाते हैं भाई, शर्मा जी खाते हैं। तो यहाँ पे जो है कर्ता जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्टिव है, ठीक है। शर्मा जी क्या है, एक्टिव हैं। तो यहाँ पे क्या है, कृतवाच्य हो जाएगा। कौन सेब खाता है, शर्मा जी खाते हैं। क्वेश्चन भी बन रहा है, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। कौन पढ़ता है भाई, राम, राम पे जोर दिया गया है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका कृतवाच्य। यहाँ पे जो राम है एक्टिव है। तो इस तरह से आप कृतवाच्य की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। कर्म की प्रधानता हो, ठीक है, कर्मवाच्य कहलाएगी। उसमें क्या थी, कर्ता की प्रधानता थी, कृतवाच्य हो गया, और कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य। शर्मा जी द्वारा केला खाया जाता है। तो अगर देखो इसकी पहचान यहाँ से आप ध्यान रखना है, ट्रिक ये है, अगर द्वारा लगा हो, ठीक है, वाक्य में, तो वो हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ठीक है। शर्मा जी के द्वारा खाया जाता है, क्या खाया जाता है, केला खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कर्म पे प्रधानता है, खाने पर प्रधानता है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। द्वारा आपको ध्यान रखना है, अगर द्वारा लग जाए तो समझ लेना कौन सा वाच्य बनेगा, आपका कर्मवाच्य। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इस तरह से होता। राम पुस्तक पढ़ता है तो कृतवाच्य हो जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। इस तरह से भाववाच्य की पहचान देखिए। भाव की प्रधानता हो, भाववाच्य होगा। से रानी से चला नहीं जाता, यहाँ पे भाव है, ठीक है, देखने से समझ में आ रहा। मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, भाववाच्य है, ठीक है। इस तरह से पहचान कर सकते हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते हैं कि कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनेगा, कर्म से भाववाच्य कैसे बनेगा। तो देखो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, ठीक है। तो कृतवाच्य है, राम आम खाता है, तो आम कौन खाता है, राम खाता है, ठीक है। ये तो कृतवाच्य है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, कृतवाच्य को क्या है, आपको कौन से वाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य में। तो एग्जाम्पल में ये होगा, राम आम खाता है, तो राम के द्वारा आम खा, अगर द्वारा लगा देना तो आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो कर्मवाच्य में बदल गया। इस तरह से आप जो है कृतवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज कर सकते हैं। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा। नेक्स्ट है कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना, ठीक है। अब कृतवाच्य से हम भाववाच्य बनाएंगे, जैसे कि मैं नहीं भागता, ये क्या है, कृतवाच्य, ठीक है। कृतवाच्य है मैं, यहाँ पे जो मैं है कृतवाच्य है। और भाववाच्य मुझसे भागा नहीं जाता, भाई मुझसे ये काम नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य। मोनिका नहीं नाचती, कौन नहीं नाचती, मोनिका नहीं नाचती, तो कृतवाच्य है, ठीक है। मोनिका से नहीं नाचा जाता, से उससे कोई काम नहीं हो पाता, इस तरह से आप करोगे तो भाववाच्य। कर्मवाच्य से कृतवाच्य, मोहन से कसरत की जाती है, मोहन कसरत करता है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अलंकार, ठीक है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ अलंकार शब्दों में हो वहाँ तो शब्दालंकार होगा, और जहाँ अलंकार अर्थों में हो वहाँ क्या है, आपका अर्थालंकार होगा, ठीक है। शब्दों के कारण चमत्कार हो तो आपका शब्द अलंकार, अर्थों के कारण चमत्कार हो रहा हो तो आपका अर्थालंकार, ठीक है। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और जो आपके अर्थालंकार होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, असंगति, मानकरण। इनसे बाहर आपका एक भी अलंकार नहीं आएगा, टोटल अलंकार ले लिए हैं। अब एक एक करके इनकी हम पहचान देखेंगे। देखो अनुप्रास अलंकार की जो पहचान होती है, वर्ण, ठीक है। जहाँ एक वर्ण या अक्षर जो बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद की चंचल के लिए यहाँ पे एक वर्ण आपको ध्यान, मैंने बताया था एक वर्ण, तो एक वर्ण की देखो बार बार आवृत्ति हो रही है, चे चे चे, तो एक वर्ण की बार बार आवृत्ति देखी जा रही है, तो कौन सा रहेगा आपका अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रे की आवृत्ति बार बार आ रही है, अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से देखिए यमक अलंकार, यहाँ पे जो है अर्थ दो होंगे। जहाँ एक शब्द हो, शब्द एक हो, शब्द एक से दो बार आए, जहाँ शब्द एक से दो बार आए या उससे अधिक बार भी आ जाए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। दोनों का अर्थ अलग होगा। शब्द तो एक जो है एक से दो बार, दो से तीन बार भी आ सकता है, लेकिन उनका अर्थ अलग होगा, ठीक है, अलग होगा, अर्थ तो अलग होगा, शब्द एक ही होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, तो यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा और घटा दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो काली घटा
तो पहली तो घटा जो है वो उसका अर्थ तो है मेघ बादल, और घमंड घटा दूसरा जो घटा है उसका अर्थ है घटना, ठीक है, कम होना। तो पहली घटा तो हो जाएगी बादल, मेघ बादल, और दूसरी घटा हो जाएगी कम घटना। तो शब्द एक है घटा घटा, इनका अर्थ क्या है, अलग है। तो वो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार, ठीक है। कनक कनक से 100 गुनी, मादत के अधिक आए, वो खाए बोराए, नर पाए बोराए। यहाँ पे जो कनक कनक है एक ही शब्द है, लेकिन इनका अर्थ है, पहले कनक का अर्थ तो सोना है, दूसरे का है धतूरा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। श्लेष अलंकार करते हैं, अर्थ चिपका होना, ठीक है, इसका जो ट्रिक है। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ, इसमें क्या था, एक शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा था लेकिन उनका अर्थ अलग था। यहाँ पे एक शब्द क्या है, एक ही बार प्रयोग होगा लेकिन अर्थ अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या रहेगा आपका श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। उदाहरण, पानी गए न ऊपरे, मोती मानुष चून, ठीक है। तो यहाँ पे मोती के लिए, मनुष्य के लिए आटा है, और चूने के लिए, ठीक है, मोती के लिए तो चून के लिए किया गया है यूज, और मनुष्य के लिए क्या है, आटे के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ चिपके हुए हैं और शब्द क्या है, एक ही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उपमा अलंकार, ठीक है। उप मतलब समीप, माँ का मापन। यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार की आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, तुलना की जाती है, और यदि उदाहरण में सा जैसा सी ये शब्द आ जाए तो आप लगा देना आंख बंद करके, उपमा अलंकार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तुलना की जाती है। चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पे जो मुख की तुलना किससे की जा रही है, चांद से, और सा आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया जैसा सा, अगर ये चीजें आए तो कौन सा अलंकार रहेगा, उपमा अलंकार रहेगा, ठीक है। उपमेय जो सामने प्रस्तुत हो वह उसकी तुलना की जाए, ठीक है। जो सामने प्रस्तुत क्या है, मुख है, ये क्या है हमारा, उपमेय है, और जिससे तुलना की जा रही है चांद, वो क्या है, उपमान है, ठीक है। तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तो ये उपमेय उपमान भी मैंने आपको समझा दिए हैं। तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वो क्या होते हैं, आपके उपमा अलंकार होते हैं। ये हो गया रूपक अलंकार। समझिए, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद हो, अभेद रूप से आरोप हो, ठीक है। ये योजक चिन्ह आपको ध्यान रखना है, अगर ये योजक चिन्ह बीच में आ जाए तो रूपक होगा, ठीक है। इन अलंकारों में ज्यादातर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ट्रिक होती है। चरण कमल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डैश आएगा, इस तरह से योजक चिन्ह होगा, इससे आपको समझना है। बंदो हरियाई, यहाँ पे क्या है, उसमें तो उसमें तो वो बता रखी थी, तुलना बता रखी थी कि इस तरह से, इसमें क्या है, तुलना ही खत्म कर दी। चरण कमल, जो चरण है कमल ही बता दिए हैं, ठीक है, और योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैं थोड़ा स्पीडली चल रही हूँ, जिससे क्या है, कंप्लीट आपकी व्याकरण बहुत ही कम समय में आप हो जाए। एग्जाम से पहले आप ये वीडियो देख लेना। हिंदी ग्रामर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने करा दी, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। उत्प्रेक्ष अलंकार ट्रिक से समझिए, यहाँ पे जनु जानू मनु मानू इस तरह की चीज़ों का प्रयोग हो, ठीक है, जो मानू जानू आदि चीज़ों का, तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार होती है, ट्रिक होती है। इन चीज़ों को रट लेना। ये शब्द अगर उसमें लाइन्स में दिखाई दे, सो तुम जानू ए त्र्यामु पहु मोर मनाहु स्वामी, ठीक है। तो इस तरह से शब्द आ जाएंगे, तो वहाँ पे आप आंख बंद करके लगा देना, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है तो वह अतिशयोक्ति होती है, ठीक है। देख लो साकेत नगरी है, यहाँ स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। देखो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। भाई स्वर्ग से मिलने गगन कैसे जा सकती है साकेत नगरी, बहुत ही जो बात है बड़ा चढ़ाकर की गई है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान, जहाँ पे भ्रम की स्थिति हो, ठीक है, स्थिति पैदा हो तो भ्रांतिमान। भ्रांतिमान से आप समझ जाओगे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, भ्रांतिमान। जैसे ओस बूंद चुग रही है, मोती उनको जान, ठीक है। तो ओस है वो बूंद को चुग रही है, किस क्या समझ के, मोती समझ के, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भ्रम है कि ये बूंद है या फिर मोती है। संदेह में संदेह रहेगा, जहाँ उपमान में संदेह हो निश्चय न हो। जैसे साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, तो यहाँ पे क्या है, संदेह है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है।
इसमें संदेह अंत तक बना रहता है, संदेह अलंकार हो जाएगा। इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं ये तीनों, बाकी मैंने आपको ये करा दिए हैं, कभी आपके काम आ जाए। बाकी जो मैंने उत्प्रेक्षा तक करवाए थे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और मानवीकरण भी पूछ लिया जाता है, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सावन में पेड़ पौधे नाच रहे हैं। देखो नाचता तो कौन, इंसान नाचता है, पेड़ पौधे थोड़ी नाचते हैं। लेकिन क्या है, जो है सजीव या निर्जीव वस्तुओं को भी यहाँ पे क्या है इस तरह से प्रस्तुत किया गया है, पेड़ पौधों को, कि वो नाच रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। बादल घूर रहे हैं, भाई देखो बादल कोई घूरते हैं, इंसान घूरता है, लेकिन बादल का भी प्रयोग यहाँ पे घूरने में किया गया है, ये मानवीय अलंकार हो जाएगा। ठीक है, किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह दिखाया गया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपके करा दिए हैं हिंदी ग्रामर के, यहीं से क्वेश्चंस एग्जाम में आपके बन जाएंगे, इनसे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। अगर कोई और टॉपिक बचता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो भी मैं आपको करा दूंगी, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। बाकी जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपके कवर करा दिए गए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।